जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज का जो चैप्टर है वो 9th क्लास का अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर है। तो चलिए उस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं इस चैप्टर का नाम क्या है। तो इस चैप्टर का नाम है संसाधन के रूप में लोग। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, जब चैप्टर का नाम संसाधन के रूप में लोग है तो संसाधन का क्या मतलब है। तो संसाधन जो होते हैं वो कोई वस्तु हो सकती है, कोई चीज हो सकती है। जैसे कि संसाधन की बात करूं तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक तो संसाधन होता है मानव निर्माण संसाधन, एक होता है प्राकृतिक संसाधन। तो आप सभी जानते होंगे लगभग, यानी कि प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो प्रकृति से हमें स्वयं मिले हुए हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, तालाब, झरना, नदी, ये सभी क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन है। अगर मैं मानव निर्माण संसाधन की बात करूं तो यहां पर मानव निर्माण संसाधन में आ जाता है आपका क्या, जैसे कि मकान है, ट्रैक्टर है, यानी जितनी भी मशीन है, इक्विपमेंट वगैरह होते हैं वो मशीन, और जो मानव के हाथों द्वारा बनाई गई हैं वही मानव संसाधन है। तो यहाँ पर संसाधन के रूप में लोग, तो संसाधन के रूप में लोग किस तरह से अपना काम करते हैं ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि देखिए, ये जो चैप्टर है वो क्रमवाइज चल रहे हैं। अभी हमने पहला अध्याय दिया था, अब ये दूसरा अध्याय है। इसी प्रकार आप इस चैनल पर एक एक करके सभी अध्याय देखेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और उसके बाद में जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ पढ़ते हैं, उनको ये वीडियो साझा करें ताकि उनको भी ये पता चले। क्योंकि देखो, पढ़ तो हम किताबों से भी सकते हैं, लेकिन वहां पर समस्या एक आ जाती है। वो समस्या ये है कि किताब में बहुत बड़ी बड़ी कहानियों के हिसाब से दिया हुआ है और बहुत ही बड़े बड़े उदाहरण भी दिए हुए हैं, लेकिन ना तो पेपर में वो कहानी आएगी, ना ही पेपर में वो उदाहरण आएंगे। सिर्फ काम आता है पेपर में समझना। अगर हम जितना उस चैप्टर को समझ लेंगे उतना हमारे लिए फायदा है, हम उतना ही इसे आसान बना लेंगे अपनी भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा संसाधन के रूप में लोग। तो सबसे पहले हम जानेंगे मानव संसाधन क्या है। अन्य संसाधनों से उत्तम, जैसे एक यहाँ पर है आपकी भूमि है, पूंजी इत्यादि, क्योंकि ये संसाधन स्वयं अपना उपयोग नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है। देखो, पूंजी है यानी हमारे पास पैसा है, भूमि है हमारे पास में, तो ये संसाधन कैसे हैं? ये संसाधन ऐसे हैं कि ये अपना यूज नहीं कर पाते, हम इनका यूज कर सकते हैं। कैसे? भूमि है तो हम उसमें खेती कर सकते हैं, पूंजी है तो हम अपने काम में ले सकते हैं। सबसे पहली बात ये है। तो देखिए, क्योंकि ये संसाधन स्वयं अपना उपयोग नहीं करते, लेकिन मानव यह एक सजीव क्रियाशील कारक है। यानी मानव जो होता है वो ऐसा संसाधन है कि वो अपना काम खुद कर लेगा, लेकिन ये ऐसे संसाधन है कि इनको इंसान ही संसाधन के रूप में अपना प्रयोग में ला सकता है। तो ये था मानव संसाधन। उसके बाद में आपकी दूसरी हेडिंग आती है मानव पूंजी। पूंजी क्या होती है? देखिए, मानव पूंजी का मतलब होता है मानव के अंदर जो कला है या जो टैलेंट है उसको वो किस तरह से किसी के सामने रखेगा। आपके अंदर भी कोई टैलेंट हो सकता है, मेरे अंदर भी कोई टैलेंट है। तो अपना जो टैलेंट होता है, सबसे पहले आप बिल्कुल देसी भाषा में ये समझ लो, मानव पूंजी है, वह एक कला भी कह सकते हैं हम, टैलेंट भी कह सकते हैं। तो यहां पर हम जानेंगे दूसरी हेडिंग में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है, अथवा भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को मानव पूंजी कहते हैं या कहा जाता है। इसका मतलब है मानव पूंजी कौशल जो होता है, यानी उसके अंदर जो ज्ञान है उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। यानी कि हमारे अंदर कोई भी ज्ञान हो सकता है। कोई सिंगिंग यानी कि गायक की कला में निपुण होता है, परिपूर्ण होता है, कोई पढ़ाने की कला में होता है, कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है, कोई अलग अलग सबकी जो है कला होती है। भौतिक पूंजी निर्माण पर लगने वाला श्रम मानव पूंजी कहलाता है। यानी कि अभी आपने समझा है मानव संसाधन और दूसरा मानव पूंजी। तो देखिए, ये चीज यहां तक आपकी समझ में आ गई होगी, आशा करता हूं। इससे आगे अब चलते हैं। तो देखिए, यहां पर क्या है, जो पहली जो हेडिंग है वो है मानव पूंजी निर्माण। तो मानव पूंजी निर्माण क्या है, कैसे निर्माण होता है मानव पूंजी का,
क्या है इसके अंतर्गत? तो पहला पॉइंट हमारा दिया हुआ है, मानव संसाधनों का और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाना मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। तो देखिए इस लाइन को आप फिर से एक बार ध्यान से सुने, मानव संसाधनों का और अधिक शिक्षा यानी कोई शिक्षित व्यक्ति हो तथा स्वस्थ स्वास्थ्य द्वारा यानी कोई व्यक्ति सही हो और विकसित किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने आप में स्वस्थ हो, अच्छा हो, उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और यहाँ पर मानव संसाधनों का अधिक शिक्षा, शिक्षित हो, स्वस्थ हो, ये दोनों चीजें अगर इंसान में होंगी, मानव में होंगी, तो क्या होगा? वो विकासशील होगा, अपने आप में क्या करेगा? अपने क्षेत्र को विकास करेगा, अपने आप में क्षेत्र में जो समाज होता है अपना, उसमें क्या होगा? वो लाभदायक ही माना जाएगा, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है समाज में। और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति पहले से ठीक हो एकदम, तो वो क्या करेगा? विकास ही करेगा। अब यहाँ पर दूसरी लाइन क्या कहती है? अर्थव्यवस्था के विभिन्न कार्यकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। तो देखिए बात है अर्थव्यवस्था क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था होती है हमारी जहां से इनकम हो, यानी कि हम जहां से अपना खर्चा चलाते हैं, वहां से हमें पैसा मिले। मान लो कोई व्यक्ति कहीं किसी भी कंपनी फैक्ट्री में काम करने जाता है, तो वहां से जो उसको इनकम मिलती है वही आपकी अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न कार्यकलापों को 3 प्रमुख बांटा गया। देखिए 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से होते हैं अर्थव्यवस्था के? सबसे अच्छे जो आपका पहला क्षेत्र होता है वो होता है प्राथमिक क्षेत्रक, और दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्रक, और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। तो हम सबसे पहले जानेंगे प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए हेडिंग के हिसाब से तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आपको मैं समझा दूं कि जो प्राथमिक क्षेत्रक होता है, यानी कि हमने कोई फसल की, ये पहला क्षेत्रक जो होता है प्राथमिक, वो भूमि से जुड़ा हुआ होता है। भूमि से जुड़ने का मतलब है खेती, यानी भूमि में जो गन्ने की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, कोई मुर्गी पालन होता है, वो एक जगह पर मुर्गी पालन होता है, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र वो हो जाता है कि हमारा गन्ना, यानी गन्ना जो हमारा भूमि पर यानी खेत में लगा हुआ था, वहां से उठ करके वो किसी मिल में चला जाए, जहां भी उसकी चीनी बननी है या गुड़ बनना है, और भी उसके अलग अलग संसाधन बनने हैं। तो यहाँ पर पहला जो था भूमि से जुड़ा हुआ, और भूमि से जो वहां से जो उठ करके और वो कहीं पहुंच जाए, जैसे कि फैक्ट्री में पहुंच जाए कोई चीज, मान लो कपास है, कपास हमने खेत से तोड़ा और उसको किसी फैक्ट्री में भेज दिया गया कपड़े बनाने के लिए, तो वो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। और तृतीय क्षेत्र कौन सा होता है? तृतीय क्षेत्र होता है उसी वस्तु का पूरी तरह बन जाना, जैसे चीनी, यहाँ पर गन्ने का पेड़ था, यहाँ पर चीनी बनी, और यहाँ पर क्या होगा? चीनी बाजार में पहुंच जाएगी, और बाजार से क्या होगा? लोग खरीद के अपने अपने घर पे ले जाएंगे। तो हम यहाँ पर एक चीज और पढ़ेंगे उसके अलावा। देखिए आप सभी ने एक चीज सुनी होगी, एमआरपी। एमआरपी क्या होती है? एमआरपी के बारे में हम बहुत डीपली जानेंगे। एमआरपी क्या होती है? एमआरपी को हिंदी में बोला जाता है सकल घरेलू उत्पादन कर सकते हैं, सकल घरेलू उत्पादन या उत्पाद कर सकते हैं, यानी वो वस्तुएं जो घर में यूज की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं, वो सकल घरेलू उत्पाद हो जाते हैं। मैक्सिमम रेट प्राइस होता है, यानी कि एमआरपी वो चीज होती है कि किसी भी वस्तु पर जो फिक्स रेट होता है, कोई भी वस्तु है आपकी, आपने कोई भी चीज खरीदी, मान लो ये मार्कर है, इसकी एमआरपी मान लो 20 रुपए है, तो इसकी एमआरपी 20 रुपए, लेकिन कंपनी से जहां से भी ये बन के निकला होगा वहां से 20 रुपए नहीं होगी, वहां से हो सकता है 10 रुपए हो सकता है 10 रुपए हो। आगे जैसे जैसे ये बढ़ता चला गया, जैसे 12 का हुआ होगा, कहीं 14 का, और फिर बाद में जैसे एक प्रॉपर जब कोई छोटा दुकानदार खरीद के ले जाता है, तो मान लो उसने 20 का कर दिया। 20 का वो इसलिए कर सकता है क्योंकि 20 रुपए इस पर पड़ रहे हैं, फाइनल रेट 20 रुपए है इसका, ये बेच सकता है 20 रुपए में। अच्छा, एमआरपी के बारे में और हम अच्छी डीपली जानकारी देंगे आपको, और आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो अब इसके बाद में क्या होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहां पर मैं हेडिंग डाल लेता हूं,
देखिए भाई, आपसे विनती है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपके छोटे बहन भाई और आपके साथी हैं। तो यहां पर देखिए प्राथमिक क्षेत्र, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है कि मैंने अभी अभी आपको बताया था 3 क्षेत्रक थे, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था, देखो आपके लिए बात और बता दूं कि जो भी मैं यहाँ पर लिखता हूं ना, वो आप चाहो तो नोटबुक पर आप ज्यों का त्यों लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये आपके लिए सही रहेगा किताब की अपेक्षा, है ना। और आपके सामने में इसीलिए नहीं लिखता हूं क्योंकि लिखने में फिर टाइम लगेगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं पहले से ही लिख लेता हूं, फिर क्या है कि मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। तो देखिए यहां पर पहला क्षेत्रक है प्राथमिक क्षेत्रक। तो इसके अंदर आता है जो क्रियाएं सीधे भूमि और जल से जुड़ी हुई हों, जैसे कि कृषि है, पशुपालन है, ऐसी क्रियाएं जो सीधे भूमि और जल से जुड़ी हुई हैं। यानी कि अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, जहां से वो पैदा होती है वो प्राथमिक क्षेत्रक में आती है। जहां से वो पैदा होती है जो भी चीजें, वहां पर वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है। तो जैसे कि जो क्रियाएं सीधे भूमि और जल से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कृषि है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है। मत्स्य पालन का मतलब होता है मछली पालन, तो मछली पालन मत्स्य पालन कहलाता है। तो यहां पर देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आप समझ गए होंगे कि जो क्रियाएं सीधी भूमि और जल से जुड़ी हुई होती हैं, वह क्रियाएं आपकी प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया कहलाती हैं। अब यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, तो द्वितीय क्षेत्र में उत्खनन और विनिर्माण शामिल है। उत्खनन विनिर्माण का मतलब होता है आपकी जो वस्तु या जो भी वस्तु है वो एक जगह से दूसरी वस्तु में बदल करके बनना विनिर्माण कहलाती है। विनिर्माण का मतलब होता है दोबारा से उसी चीज का निर्माण करना किसी और चीज में बदल करके। मान लो जैसे कि उत्खनन और विनिर्माण शामिल है, जैसे गन्ने के रस से चीनी का बनना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास सबसे पहले क्या था, एक गन्ने का पेड़ था, एक क्या था, एक गन्ने का पेड़ था, ठीक है। अब गन्ने के पेड़ से हमने क्या बनाई, हमने बनाया रस। गन्ने के पेड़ से हमने पेड़ से क्या बनाया, रस बनाया। उससे क्या होगा, अब रस से क्या बनेगी, चीनी बनेगी, गुड़ बनेगा। तो उनका क्या विनिर्माण हो रहा है, दोबारा से वो वस्तुएं जो बनाई जा रही हैं, क्योंकि पहले रस था एक बना, फिर उसको रस से बदलने में देखो चीनी अलग बनेगी और गुड़ अलग बनेगा, या और भी कोई अन्य वस्तु होती है तो वो और अलग बनेगी। तो उसमें क्या है, ये विनिर्माण शामिल होता है इसमें, ठीक है ना। ये हुआ आपका द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में आता है यहां से, यानी कि खेत से लेकर के कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अगर वो कंपनी फैक्ट्री में पहुंच जाए, वो विनिर्माण के अंदर आ जाती है और उससे कोई वस्तु बन जाए। फिर उसके बाद में तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, मैंने अभी अभी बताया था आपको थोड़ा सा, सेवाओं से जुड़ी क्रियाएं। सेवाओं से जो जुड़ी हुई जो क्रियाएं होती हैं, जैसे व्यापार है, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल किए जाते हैं। यहां पर क्या होता है, देखिए सेवाओं से जुड़ी हुई क्रियाएं। सेवाओं से जुड़ी हुई क्रियाओं का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अगर हमारे लिए सेवा दे रहा है, कोई भी व्यक्ति हमारे लिए सेवा दे रहा है, तो बदले में वो उस व्यक्ति को पैसा, वो जो है व्यक्ति पैसा भी तो लेता है। मान लो ए व्यक्ति है कोई और ये बी की फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता है, प्रत्येक दिन जाता है, 8 घंटे की ड्यूटी देता है। तो आप एक बात बताइए, ये बदले में इसको क्या देता होगा, पैसा देता होगा ना। तो ये क्या है, सेवाओं से जुड़ी क्रियाएं होती हैं। व्यापार हो सकता है, पर्यटन हो सकता है, ये आदि ऐसी सेवाएं जो बदले में क्या करती हैं, ये यहाँ पर जॉब करते हैं, तो इनको बदले में क्या मिलता है, पैसा। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय के क्षेत्र में यही चीज आती है। अब हम जानेंगे इससे आगे क्या होता है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और देखिए। फिर से मैं यही कहूंगा कि वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर भी करते रहें, ताकि आपके साथ साथ और बच्चों का भी भला हो और बच्चों के अच्छी समझ में ये चैप्टर आ जाए। तो देखिए अब क्या होता है, यहां पर आपकी अगली हेडिंग आती है बेरोजगारी। देखिए सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी।
बेरोजगारी क्या है। अगर हम बेरोजगारी की डेफिनेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो यहां पर देखिए बेरोजगारी क्या, वह दशा या स्थिति है जब प्रचलित मजदूर दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगारी का मतलब है ऐसे व्यक्ति जो काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन फिर भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगार होते हैं, वही बेरोजगारी कहलाती है। अब देखिए उसके बाद में आपकी अगली हेडिंग आती है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? मौसमी बेरोजगारी होती है, देखिए आप सभी जानते हैं मौसम में जो मौसम के हिसाब से जो काम मिलता है किसी भी मजदूर को या व्यक्ति को, उसमें क्या है वो मौसम में काम कर लेता है, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है साल में उस समय पर वो काम नहीं कर पाता। जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है और वो 12 महीने काम, मान लो कोई 12 महीने काम तो कर नहीं सकता, लेकिन खेत में क्या होता है, आप खेती कर रहे हो तब तो काम है। अब मान लो धान की खेती लगनी है, धान की खेती लग गई तब तो काम है। मान लो धान की जब निराई होगी तब भी काम है। उसके बाद में जो समय थोड़ा सा बचता है तब उसके पास में कोई काम नहीं होगा, वही मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। देखिए मौसमी बेरोजगारी की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में या कुछ दिनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। आपके लिए एक देसी उदाहरण दे देता हूं। मान लो जो शादी विवाह समारोह जो होते हैं उसमें क्या होता है, शादी में क्या क्या लगता है भैया, देखो कैमरा वाला भी जाएगा, है कैमरा वाला भी जाता है, नहीं जाता, कैमरा वाला भी जाता है, वहां पे हलवाई जाता है ना, यहाँ पर लिखता हूं मैं हलवाई जाता है, हलवाई भी जाता है। हलवाई के बाद में और कौन जाता है, अब देखो कैमरा वाला चला गया, यहाँ पर डीजे वाला भी जाता है, डीजे वाला जाता है नहीं जाता, इनके बगैर शादी कहाँ होती है। तो देखिए यहाँ पे जो कैमरा वाला है, अब शादी तब तक चलेगी तब तक तो वो रोजगार करेगा, लेकिन जब वो शादियां बंद हो जाएंगी तब क्या होगा, कैमरा वाले का ज्यादा स्थिति देखी जाए तो काम नहीं चल पाएगा। सेम हलवाई का काम होता है। अब मान लो जब तक शादी विवाह चल रहा है तब तक तो उसको काम मिल रहा है, हलवाई खाना बनाने जा रहा है, लेकिन उसके बाद में जब हलवाई घर पे बैठ जाएगा, शादी विवाह बंद हो जाएंगे, जब हलवाई को कोई काम नहीं मिलेगा तो वो क्या है, वो मौसम के ही तो अधीन है। उस मौसम में अब उसको शादी नहीं मिल रही करने को तो क्या होगा, अब उसको काम नहीं मिल रहा। उसके बाद में आता है डीजे वाला। मान लो शादी होंगी तभी तो डीजे बजेगा, उसके अलावा तो उसका बंद जैसा ही रहता है, पार्टियां होंगी तभी चलेगा, उसके अलावा वो बंद जैसा ही रहता है। तो क्या है, ये लोग जो है बेचारे ये शादियों पर आधारित रहते हैं ज्यादातर, तो वर्ष के कुछ ऐसे महीने जब इन्हें काम न मिले तो ये क्या कहलाती है, मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। अब उसके बाद तीसरी हेडिंग जो आती है, वो तीसरी हेडिंग भैया क्या कहती है, देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, आपने प्रच्छन्न बेरोजगारी तो खूब देखी होगी और आजकल चर्चा में भी रहती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, देखो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है कि जहां पर 4 व्यक्तियों को काम करना है, जहां पर 4 व्यक्तियों को काम करना है और वहां पर पहुंच जाए 8 लोग, तो वहां पे जो 4 फालतू हैं, मान लो 4 बहुत अच्छा काम कर लेंगे आराम से, लेकिन फिर भी वहां पे 8 पहुंच जाए, तो बचे हुए ये जो 4 हैं, काम तो 4 को ही मिलेगा, लेकिन बचे हुए जो 4 हैं 8 में से, भाई साहब वही प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, जैसे जहां व्यक्तियों का काम हो और 8 व्यक्तियों का काम हो, और जैसा कि मान लो जैसा मैंने अभी बताया है, जहां पर 4 व्यक्तियों का काम हो और 8 बन जाए, थोड़ा सा ये गलत जैसा मुझे लग रहा है, इसके अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, जैसे जहां पर, सही है बिल्कुल, जैसे जहां पर 4 व्यक्तियों का काम हो और 8 लोग वहां पर पहुंच जाए, 8 व्यक्ति पहुंच जाए, तो उसमें क्या होगा, जो बाकी जो 4 लोग बचेंगे, गलत नहीं बिल्कुल सही है, वो आपके प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे। अब आती है शहरी बेरोजगारी। हम शहरी बेरोजगारी तो जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन उसके साथ में शहरी बेरोजगारी के साथ में शिक्षित बेरोजगारी भी जानेंगे। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे, एक तो शिक्षित व्यक्ति ऊपर से बेरोजगार कैसे हो सकता है, तो देखिए शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार होता है, देखेंगे हम कैसे होता है। तो देखिए भाई साहब गर्मी काफी है यहाँ पे। शहरी बेरोजगारी जो है, शहरी बेरोजगारी में क्या आता है, शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी सामान्य परिघटना है। मैट्रिक स्नातक डिग्री धारक अनेक लोग रोजगार पाने में असमर्थ हैं। देखिए
यहाँ पर जो शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी, सामान्य परिघटना, यानी कि शहरों में अच्छे खासे लोग पढ़े लिखे हुए होते हैं, फिर भी क्या है वो काम नहीं कर पाते, तो शहरी बेरोजगारी में आ जाते हैं। यहाँ पर अब मैं बात करूंगा शिक्षित बेरोजगारी, जो लोग अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, मैट्रिक स्नातक डिग्री धारक हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ये जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं वे लोग भी ऐसा हो जाता है, मान लो जो बीटेक करे हुए हैं आज भी उनको कोई जॉब प्राप्त नहीं हो रही है, तो वो इसी स्थिति में तो आते हैं, इसी स्थिति में आते हैं। और उसके बाद में ये तीनों चीजें आपने देख ली बेरोजगारी में, बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी, शहरी एवं शिक्षित बेरोजगारी। अब ये चीज आप एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद में हम जानेंगे आगे आगे क्या होता है। तो देखिए अब क्या होता है, यहां पर अगला पॉइंट आता है आपका प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक किस प्रकार आपस में भिन्न हैं, दोनों में क्या अंतर है। तो मैंने आपको बताया था प्राथमिक क्षेत्र अलग बताया है, द्वितीयक क्षेत्र अलग बताया। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या था, जैसा कि मैंने बताया था प्राथमिक क्षेत्र जो है धरती यानी भूमि और जल से जुड़ा हुआ होता है, और उसके बाद में द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र उन्हीं की कोई वस्तु विनिर्माण हो जाना वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे अंतर स्पष्ट किए हैं वो देखते हैं कैसे हैं। तो यहाँ पर हमारा है प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार अलग है। तो हमारा जो है पहला प्राथमिक क्षेत्रक, पहला कहता है क्रियाएं सीधे भूमि और जल से संबंधित होती हैं, बिल्कुल सही बात है, जो भी हमारी क्रिया होगी वो भूमि से संबंधित होगी सबसे पहले शुरुआत। उसके बाद में दूसरा होता है प्रकृति द्वारा प्रदान की हुई वस्तुओं पर आधारित होती है, प्रकृति द्वारा, यानी कि प्रकृति द्वारा देखो जैसे कि तालाब दिया हुआ है तो उसमें मछली पालन कर लिया, ये भी प्रकृति है, तो ये इसके अंदर आता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कृषि है, पशुपालन है, खनिज मत्स्य पालन है, ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक है, सीधी सी बात है, कृषि प्राकृतिक है। तो जहां भी देखो आपने देखा होगा घास जो है, घास जो होती है कभी भी कहीं भी उग के आ सकती है, कोई पता नहीं, कच्ची जगह हो हर जगह उगाती है। उसके बाद में आपकी दूसरी है, ये तो पहले अंतर स्पष्ट हुए, अब दूसरे अंतर देख लेते हैं द्वितीयक क्षेत्रक, यानी इसमें और इसमें क्या अंतर है। तो पहला है वे क्रियाएं जो वस्तुओं के निर्माण से जुड़ी हुई होती हैं। मान लो आपको एक माचिस जो होती है, माचिस की तिल्ली बनानी है, तो माचिस की तिल्ली किससे बनेगी, माचिस की तिल्ली में देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले तो पेड़ जो है उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पेड़ से क्या है, पेड़ से ही तो तिल्लियां बनेंगी, पेड़ से तिल्लियां बनेंगी। फिर उसके बाद में अलग अलग मेटल जो है वस्तुओं की जरूरत होती है, जैसे उसका जो मसाला जो बनता है वो अलग चीज से बनेगा। और उसके बाद में अब मान लो वो डिब्बी में पैक होनी है, उसका जो डिब्बा होता है छोटा सा वो भी किसी न किसी का बना हुआ होता है, जैसे कागज का बना हुआ हो सकता है, काठ का बना हुआ हो सकता है। तो ये सभी क्या है, पेड़ पौधे कहां से बने, पेड़ पौधे भूमि से बने। और उसके बाद में यहां से डिब्बा बना, किससे बना, काठ का, तो पेड़ से बना हुआ, सीधी बात, लकड़ी से बना हुआ होगा। कागज का है तो वो भी पेड़ से बना हुआ है, कागज भी तो बनता है। और इसी तरह आपका वे क्रियाएं जो वस्तुओं के विनिर्माण से जुड़ी हुई होती हैं प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित रहती है, बिल्कुल सही बात है। द्वितीयक क्षेत्र तभी बन सकता है जब उसको प्राथमिक क्षेत्र का सामान यानी वस्तुएं जो जरूरत की चीजें वो मिल सकती हैं, उसके पहले तो ये संभव ही नहीं है द्वितीयक क्षेत्र। अब मान लो जब गन्ने का पेड़ ही नहीं होगा तो चीनी कहां से बनेगी, तो ये क्या है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो उद्योग, जैसे कागज तैयार करना, कपड़ा तैयार करना, ये सभी क्या है, ये आपके उद्योग में आ जाता है। और उद्योग जो होता है क्या होता है, कच्चे माल पर ही आधारित रहते हैं। अब हमें कपड़ा बनाना है तो कपड़ा भी तो कहीं ना कहीं से हमें कच्चे माल के रूप में मिलता है। अब खनिज तेल होते हैं, आपके खनिज हैं और आपके तेल हैं, तेल पेट्रोलियम हम कह सकते हैं, और आपका पेट्रोलियम के अलावा भी और बहुत कई सारी चीजें होती हैं जो कि हमें किससे मिलती हैं, वो धरती से मिलती हैं, भूमि से मिलती हैं। तो आपने जाना प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र में अच्छे से अंतर स्पष्ट किया है। अब उसके बाद में हम जानेंगे आगे। तो देखिए आगे क्या है वो आप अभी देखेंगे, और उससे पहले मैं फिर वही कहूंगा आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ जो है मिल सके, उनका भी कुछ न कुछ फायदा हो जाए। पता चले किताब को पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाए, क्योंकि किताबों से क्या है, किताबों से ज्यादा समझने से हल निकलता है, ठीक है ना। चलो तो देखिए यहां पर क्या है, भारत में बेरोजगारी के कारण, इसी चैप्टर की लास्ट हेडिंग है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
तो देखिए इसमें क्या है, भारत में बेरोजगारी के कारण, भारत में ऐसी क्या स्थिति है क्योंकि वहां पर बेरोजगारी इतनी है, क्यों है यहाँ बेरोजगारी, क्या कारण है बेरोजगारी के? तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बढ़ती जनसंख्या। यहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, आंकड़ों के हिसाब से पता चलता है 121 करोड़ की जनसंख्या। भाई साहब, इतनी जनसंख्या है कि विश्व के 50 देशों से अकेले की ज्यादा है। ऐसे विश्व के कोई 50 देश हैं जिनमें अकेला भारत ही टक्कर ले लेगा 50 देशों से। तो इतनी तो जनसंख्या है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की, तो लगभग 23 करोड़ के समथिंग जनसंख्या है। और इतनी जनसंख्या है कि आपका पाकिस्तान और एक सिर्फ राज्य हमारा उत्तर प्रदेश काफी है, बहुत ज्यादा काफी है ना। और उसके अलावा हम देखा जाता है कि हमारा उत्तर प्रदेश लगभग अमेरिका से टक्कर ले लेता है, क्योंकि मेरे हिसाब से कंफर्म तो नहीं है, शायद 23 यूपी की है और 36 अमेरिका की है। अब आप अंदाजा लगा लो, शायद 36 करोड़ जनसंख्या अमेरिका की, 23 करोड़ जनसंख्या उत्तर। अब बताओ कितना अंतर है, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में इतनी जनसंख्या है। तो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की कि बढ़ती जनसंख्या। भैया जहां पर 50 लोगों का काम होता है, कोई जॉब ऑफर होती है सरकार से, तो 50 लोगों की निकलेगी तो कम से कम 5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, इतनी बेरोजगारी है। और जनसंख्या देख लो। अब दूसरी, कृषि क्षेत्र में विकास की स्थिति धीमी गति। देखिए कृषि में क्या है, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। अगर नई पीढ़ी से कह दिया जाए कि कृषि करो, बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है। और दूसरी बात, कृषि करना चाहते भी नहीं है युवा हमारे। और तीसरा पॉइंट है औद्योगिक और सेवा क्षेत्र सीमित, यानी कि जो औद्योगिक क्षेत्र हैं हमारे, जो सेवा क्षेत्र हैं वो सीमित हैं, ज्यादा नहीं है। अभी अगर मैं ग्रेटर नोएडा की बात करूं तो फिलहाल में खूब ज्यादा डेवलपमेंट है, लेकिन इतना डेवलपमेंट नहीं है जितना होना चाहिए जनसंख्या के अनुसार। और सिर्फ एक अकेला ग्रेटर नोएडा ही क्या कर लेगा पूरे भारत के लिए। चलिए अगला है तकनीकी विकास अवस्थिति, यानी कि तकनीकी विकास यानी कि टेक्नोलॉजी जो हमारे यहाँ है बहुत ही कम है। स्थिति नहीं, अवस्थिति है, अव्यवस्थित है, यानी कि वहां पर ऐसी समस्याएं हैं कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की भी कम व्यवस्था है, यानी रफ्तार बहुत जो है कम है। अब टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो अभी देखिए यहाँ पर पीसी की बात मैं करता हूं, यहाँ डेस्कटॉप की, तो i7 यहाँ पर अभी जो है चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो उससे पहले तो हम P2, P3, P4 यूज करते थे, डुअल कोर टू ड्यू। यहाँ पर उसके बाद में i5, i3, i7 ये चीज कर रहे हैं हम। अब तो काफी सारा डेवलपमेंट हुआ है तकनीकी को लेकर के, लेकिन पहले नहीं था, पहले बहुत ज्यादा समस्याएं थी। तो देखिए अब हमारा चैप्टर ये जो है खत्म हो गया है। और अगर आपकी कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे आप बता सकते हैं। और इस चैनल को भैया ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराओ, और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने छोटे बड़े बहन भाइयों पर शेयर करो ताकि उनको ये नॉलेज मिले। और अगली जो वीडियो होगी हमारी, दूसरा चैप्टर है, आज तो दूसरा अध्याय है, अगली वीडियो जो मिलेगी आपको तीसरे अध्याय के साथ मिलेगी। ठीक है, तो अब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।